बेगर्सडेन की मुखिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि यान तीरों की उस बौछार से इतनी आसानी से कैसे बच गया, जैसे मौत उसे जानबूझकर छोड़ गई हो। उसे लगा शायद इसने जादू किया है, या फिर इसे किसी बड़े रईस ने काम पर रखा है जिसके पास बहुत पैसा है। उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है, शायद कोई गलत बंदा जाल में फंस गया है। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। वो सोचने लगी कि यान को किसने भेजा होगा। उसे फौरन विस्काउंट फ्रैंकन की याद आई, फिर उसकी सोच विगन पर गई, और फिर कई और नाम दिमाग में आए जो ताकतवर भी थे और जिनसे उसकी पुरानी दुश्मनी भी थी। उसे लगा इनमें से ही किसी ने इस खतरनाक लड़के को उसके पास भेजा है। जब नाइट ने शांति से ये पक्का कर दिया कि वे यहाँ वाकई खबरें ही बेचते हैं, तो उसने कहा कि वो कुछ खरीदना चाहता है। बेला फौरन प्रोफेशनल हो गई और पूछा कि उसे कैसी जानकारी चाहिए। वो मन ही मन इसकी कीमत तय करने लगी। पर यान कोई अफवाह, नक्शा या कोई राज खरीदने नहीं आया था। उसने बड़ी बेबाकी से कहा कि वो कोई जानकारी नहीं, बल्कि खुद बेला को खरीदना चाहता है, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई सामान हो। बेला हक्की बक्की होकर उसे देखने लगी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है। उसे गुस्सा भी आया और हैरानी भी, पर यान अपनी बात पर अड़ा रहा। वो चाहता था कि बेला उसके लिए काम करे और उसका पूरा नेटवर्क उसके इशारे पर चले। मोमोन अचानक वहां आ गई और ताना मारते हुए यान को बेवकूफ कहने लगी, जैसे किसी सीक्रेट संगठन के बीच ऐसी बात कहना पागलपन हो। यान ने उसे तुरंत चुप करा दिया, क्योंकि जादूगरनी ने उसकी बात का गलत मतलब निकाल लिया था। बाहर शहर में सब कुछ रोज की तरह चल रहा था, पर अंदर यान बेला को बता रहा था कि वो उसके खबरें ढूंढने के हुनर की कितनी इज्जत करता है। उसने कहा कि उसका ये टैलेंट कोई मामूली चीज नहीं है। उसने उसकी काबिलियत की तुलना किसी कीमती हथियार से की। आखिर इस कमाल के संगठन की लीडर को सब पता था, रईसों के गंदे राज से लेकर ये तक कि जब बहुत भूख लगी हो तो सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है। यान के लिए ये उसकी असली ताकत थी और उसकी कीमत इसी वजह से ज्यादा थी। फिर यान ने एक कड़ा सवाल पूछा, क्या कुछ अफवाहों को फैलाने के पीछे बेला का हाथ है? अगर ऐसा है तो उस पर रईसों की बदनामी करने का इल्जाम लग सकता है। बेला ने इस बात से इनकार नहीं किया, बस इतना कहा कि वो तो बस जानकारी बेचकर पैसे कमाती है, जैसे पैसा उसे किसी भी सजा से बचा लेगा। अब तक बेला ने खुद को संभाल रखा था और अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया था। पर यान की शांति अब उसे चुभने लगी थी, जैसे वो उसे धमका रहा हो। उसे लगा कि यान सिर्फ मोलभाव नहीं कर रहा, बल्कि उसे परख रहा है कि वो कितनी दबाव झेल सकती है। यान ने एक ऐसी मुस्कान के साथ कहा कि वो उसकी बेइज्जती नहीं कर रहा, जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। इसके बजाय उसने कहा कि वो तो उसकी तारीफ कर रहा है और उसके बारे में अच्छी राय रखता है। उसकी आवाज में एक अजीब सा भरोसा था, जैसे उसे पता हो कि उसे जो चाहिए वो मिल ही जाएगा। बेला ने शुक्रिया तो कहा, पर फौरन खतरे की तरफ इशारा भी किया। अगर वो यान की गुलाम बन गई तो सोमा के रईस उसे मार डालेंगे। रईसों को अपनी पोल खुलना बिल्कुल पसंद नहीं होता और वे कभी माफ नहीं करते। ये उसका डर नहीं, बल्कि कड़वा सच था। फिर भी बेला के मन में कुछ और चल रहा था। उसने इशारों में कहा कि हमेशा कोई न कोई दूसरा रास्ता या सौदा हो सकता है। नाइट यान ने बड़े ध्यान से उसकी बात सुनी, जैसे वो यही सुनना चाहता हो। अगर यान उसे इतने पैसे दे दे कि वो रईसों के खतरों को खरीद सके, तो शायद बात बन सकती थी। बेला को अभी तक ये अंदाजा नहीं था कि ये लड़का असल में कितना ताकतवर है और वो सिर्फ पैसों के दम पर काम नहीं करता। बेला की बातें सुनकर यान उसके और करीब आ गया।
माहौल में अचानक तनाव बढ़ गया। अब वो इस बारे में आमने सामने और बिना किसी लागलपेट के बात करना चाहता था। उसने सीधे पूछा कि उसकी आज़ादी की कीमत क्या है, कितने पैसे उसे इस धंधे से अलग कर सकते हैं। बेला को लगा वो मजाक कर रहा है। उसने कहा कि ये कीमत उतनी नहीं है जितनी यान की जेब में रखे तांबे के सिक्कों से चुकाई जा सके। यान ने बिना कुछ कहे मेज पर एक भारी थैली रख दी, जिसकी आवाज से ही उसकी भारीपन का पता चल रहा था। उसने पूछा कि क्या इतने सोने से काम चल जाएगा? अब ये बात मोलभाव से ज्यादा एक चुनौती जैसी लग रही थी। यान ने बताया कि इसमें सेंट्रल बैंक के 100 सोने के सिक्के हैं, एकदम असली और सरकारी। उसने पूछा कि क्या वो समझ रही है कि वो क्या कह रहा है। पर बेला की नजरें तो बस उस सोने पर टिकी थीं। लालच और डर के बीच उसका दम फूलने लगा था। फिर भी यान ने कहा कि ये पैसे अब भी कम हैं। बेला ने फौरन हाँ कह दी, क्योंकि लालच बहुत बड़ा था। फिर भी उसका मन उसे और मांग करने के लिए उकसा रहा था। ये एक खतरनाक खेल बन गया था और उसे समझ आ रहा था कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। हालत को समझते हुए यान ने बेला को एक खेल का ऑफर दिया। उसकी आवाज में एक मजाक सा था, पर दाव बहुत बड़ा था। ये कोई हंसने खेलने वाला गेम नहीं था, बल्कि उसे फंसाने का एक जाल था। यान ने कहा कि चलो बेला की किस्मत पर ही जुआ खेलते हैं। बेला हैरान रह गई कि वो उसकी जिंदगी की बात इतनी आसानी से और बिना किसी जज्बात के कैसे कर सकता है, जैसे सब कुछ पहले से ही उसके कब्जे में हो। यान ने समझाया कि अब वो पैसे की रकम बताता जाएगा और बेला को उसे तब रोकना होगा जब उसे लगे कि अब बस। नियम सीधे थे पर क्रूर। उसे तय करना था कि कब उसका लालच खतरे की सीमा पार कर रहा है। अगर बेला ने सही अंदाजा लगा लिया कि उसकी खुद की नज़र में उसकी कीमत क्या है, तो यान उसे उतने पूरे पैसे दे देगा। सुनने में तो ये बहुत बड़ा ऑफर था, पर इसमें उसे अपनी असलियत और अपनी कीमत जाहिर करनी थी। पर अगर बेला ज्यादा लालची बनी और हद पार कर दी, तो उसे एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। यान उसे उन्हीं रईसों के हवाले कर देगा जो उसकी जान के पीछे थे। ये एक ऐसी धमकी थी जिसमें बेला खुद ही अपनी बर्बादी की जिम्मेदार होती। शर्तें बताने के बाद यान ने कहा कि चलो तुरंत शुरू करते हैं। बेला हिचकिचाई और सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि वो चारों तरफ से घिर चुकी है। यान ने 200 सिक्कों से शुरू किया। बेला तो जैसे सुन्न हो गई। ये रकम इतनी बड़ी थी कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच है, और एक पल के लिए वो सांस लेना ही भूल गई। पर यान रुका नहीं। वो 300 फिर 400 तक पहुंच गया। बेला अब सोचने लगी कि इस लड़के के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है और क्या ये पैसा लेना सही होगा। 400 सिक्कों से तो वो हजारों लोगों का पेट पाल सकती थी और खुद भी सालों तक चैन की जिंदगी जी सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब रोक दे या नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा वो ऑफर कर रहा था उतना ही ये एक इम्तिहान जैसा लग रहा था। बेला जब ख्यालों में डूबी थी, यान ने अपनी जेब से और पैसे निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो कोई चिल्लर निकाल रहा हो, जिससे बेला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बेला की आंखें फटी रह गईं। वो बड़े ध्यान से देख रही थी कि ये योद्धा और कितने पैसे निकालेगा। सोने की हर चमक के साथ उसे लग रहा था कि वो किसी ऐसी चीज में फंसती जा रही है जो उसके काबू से बाहर है। यान जेब में हाथ डाले रहा, जैसे उसके पास पैसों का कोई अंत न हो। बेला बस टकटकी लगाए देखती रही। वो अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रही थी। वो सन्नाटा अब असहनीय होता जा रहा था। अचानक बेला जोर से चिल्लाई, बस रुक जाओ। उसे लगा इतना काफी है,
और वो और रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसने खेल को वहीं खत्म कर दिया ताकि और नुकसान न हो। यान थोड़ा हैरान हुआ कि उसने इतनी जल्दी हार मान ली। उसे लगा था वो 1000 तक तो जाएगी। बेला सोने को देखकर दंग थी। उसे लगा यान इसके बदले उसका शरीर मांगेगा, और ये सोचकर ही उसका जी घबराने लगा। बेला की ये बात सुनकर यान हल्का सा मुस्कुराया, पर कुछ बोला नहीं। उसकी खामोशी ने ही उसे बता दिया कि उसका डर गलत था, पर उसने उसे पूरी तरह राहत भी नहीं दी। इसके बजाय यान ने एक कागज आगे कर दिया। उसने कहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो ताकि सब कुछ पक्का हो जाए। बेला अभी भी सदमे में थी। उसने बस चुपचाप सर हिला दिया। साइन करने के बाद यान फौरन निकलने लगा, जैसे उसका काम बस कागज पर स्याही लगवाना ही था। पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे उनके साथ काम करने का बेसब्री से इंतजार हो। वो बस विदा लेकर वहां से चला गया। बेला के ऑफिस में मेज के नीचे सोने से भरी थैली रखी थी, जो इतनी भारी थी कि यकीन ही नहीं हो रहा था। बेला को समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ, कैसे एक मामूली रात गुलामी के कागज और दौलत में बदल गई। वो सोफे पर बैठ गई और कॉन्ट्रैक्ट को बार बार पढ़ने लगी। वो सोच रही थी कि कोई बंदा बिना पलक झपकाए इतने पैसे कैसे दे सकता है, और इसके पीछे क्या जाल हो सकता है। उसने गौर किया कि सब कुछ लाल स्याही से लिखा था, जो बिल्कुल सूखे हुए खून जैसी लग रही थी। उसे याद आया कि कैसे यान ने उसे साइन करने के लिए मजबूर किया था, और उसकी बात टालना नामुमकिन लग रहा था। जाते जाते यान ने कहा था कि वो बाद में संपर्क करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ने के लिए कहा था। उसने जोर देकर कहा था कि ये बहुत जरूरी है। उसकी बात सुनकर बेला को ऐसा लगा जैसे उस कागज के भी दांत हों। जब यान कमरे से चला गया, बेला के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। ये खुशी नहीं थी, बल्कि हैरानी थी कि किस्मत ने उसे एक ही पल में दौलत और बर्बादी दोनों के सामने खड़ा कर दिया है। क्या यान को सच में लगता था कि वो इतनी पागल है कि उसकी बात मानेगी? वो एक अजनबी के लिए काम क्यों करेगी, जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसकी शांति और उसका कॉन्फिडेंस डराने वाला था। इतने पैसों के साथ तो बेला किसी दूसरे देश भाग सकती थी, और एक नई पहचान के साथ सुकून की जिंदगी जी सकती थी। उसे अब उन रईसों के आगे झुकने की जरूरत नहीं थी, जो लोगों को खिलौना समझते थे। मन ही मन यान को बेवकूफ कहते हुए बेला हल्का सा हंसी। उसे लगा सिर्फ साइन करने से वो बंध नहीं जाएगी। तभी अचानक उसे एक जोरदार झटका लगा जिसने उसका सारा कॉन्फिडेंस हिला दिया। सोफे के सहारे पीछे झुकते ही उसे अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ये कोई जज्बात या तनाव नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से कोई चीज उसकी नसों को जकड़ रही हो। वो झटके से उठी और अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि उसके सिर में तेज दर्द होने लगा था। ऐसा लगा जैसे सिर दो टुकड़ों में फट जाएगा। उसके मुंह से चीख निकल गई और उसका संतुलन बिगड़ गया। तभी वो कॉन्ट्रैक्ट जिस पर उसने साइन किए थे, अपने आप हवा में उड़ने लगा। उसमें से एक डरावनी लाल रोशनी निकल रही थी, जिससे वो कागज एक जिंदा धमकी की तरह लगने लगा। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें अब अपनी क्रूरता दिखा रही थीं। अगर उसने कोई भी बात उल्लंघन की या यान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो धारा 13 लागू होगी। ये बात इतनी साफ लिखी थी कि बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसमें लिखा था कि ऐसी हालत में बेला का सिर उड़ा दिया जाएगा। ये पढ़कर उसके होश उड़ गए, और दर्द ने ये साफ कर दिया कि ये कोई किताबी धमकी नहीं बल्कि हकीकत है। उसे पहली बार यकीन हुआ कि ऐसा वाकई हो सकता है। सिर का दर्द और बढ़ने लगा, और बेला एक खौफनाक नतीजे पर पहुंची। उसने एक असली गुलामी के कागज पर साइन कर दिए हैं।
वो सोना कोई तोहफा नहीं बल्कि एक जंजीर थी। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से यान की मर्जी से बंध चुकी थी। जब यान बेगर्स डेन के उन जाली दीवारों और तहखाने के अंधेरे से बाहर सड़क पर आया तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बाहर की रात की हवा में एक ताजगी थी, अंदर के उस सौदे वाले घुटन भरे माहौल से कहीं बेहतर। उसे बस एक उम्मीद थी कि उसका प्लान बिना किसी लफड़े के चुपचाप और सफाई से पूरा हो गया है। मोमोन ने चुटकी लेते हुए यान को बुरा कहा, बोली कि तुमने सिर्फ एक साइन करवाकर बेला की किस्मत पर कितना बेरहम जादू कर दिया। यान ने बिना आवाज उठाए उसे टोका, उसने बेला से जबरदस्ती कुछ नहीं करवाया, उसने बस कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने रखा और हालात ने उसे कोई दूसरा रास्ता ही नहीं दिया। उस वक्त जबरदस्ती और मजबूरी के बीच का फर्क बहुत कम लग रहा था और ये बात वे दोनों ही अच्छे से जानते थे। फिर भी यान के चेहरे पर हल्की सी चिंता दिखी। उसने पूछा कि क्या जादूगरनी ने वो बाइंडिंग स्पेल सही से डाला है, क्योंकि अगर जादू में कोई कमी रह गई तो बेला की जान जा सकती थी और वो ऐसा नहीं चाहता था। मोमोन ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसका अपना ही जादू इतना खतरनाक है कि उसे देखकर तो वो खुद घबरा जाती है। फिर उसने तेवर दिखाते हुए पूछा कि क्या यान ने वो सारे सिक्के किसी जादुई बैग से निकाले हैं, और अगर हाँ तो उसे ऐसी कीमती चीज मिली कहाँ से। मोमोन को खुद ही समझ आ गया कि वो बैग ड्यूक बेओल्फ ने ही उसके बॉयफ्रेंड को दिया होगा। यान ने ड्यूक से शिकायत की थी कि इतने सारे पैसे इधर उधर ले जाना मुश्किल है, और उस बूढ़े रईस ने उस पर झुंझलाते हुए भी उसका काम कर दिया। कभी कभी गुस्सा और दरियादिली साथ साथ दिख ही जाते हैं। जब वे सोमा की गलियों से गुजर रहे थे, मोमोन ने बातों बातों में पूछ लिया कि वे घर कब लौटेंगे, जैसे सब कुछ तय हो चुका हो। पर यान ने फौरन मना कर दिया। शहर की रौनक और शोर उसका इरादा नहीं बदल सके। दूसरों के लिए घर जो भी हो, उसके अगले कदम कहीं और ही जाने वाले थे। जादूगरनी की तरफ मुड़कर यान ने बड़ी शांति से कहा, जैसे शतरंज की कोई बड़ी चाल चली हो। उसने बताया कि बेला के साथ सौदा पक्का हो गया है और अब असली काम शुरू होगा। मतलब उनका मिशन अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था और अब पीछे मुड़ने या झिझकने का कोई मौका नहीं था। बहुत दूर जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा घर खड़ा था। रात इतनी काली थी कि आसमान का नामो निशान नहीं था। बादलों की वजह से एक भी तारा नहीं दिख रहा था और सन्नाटा इतना गहरा था कि डरावना लग रहा था। वो बिल्डिंग किसी घात लगाए बैठे शिकारी जैसी लग रही थी, एकदम चुप, चौकन्नी और डरावनी। उस घर के पास कुछ लोग एक लाइन में खड़े थे। उन्होंने लंबे जैकेट पहने थे और हुड से अपने सिर ढके हुए थे। वे बिल्कुल अनुशासन में खड़े थे, जैसे किसी हुक्म का इंतजार कर रहे हों, चाहे वे गार्ड हों या जल्लाद। उनके आसपास की खामोशी उनके होने को और भी अजीब बना रही थी। में से एक ने सफेद दांतों वाला लाल मास्क पहन रखा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा ट्रेनिंग सेंटर के उस्ताद पहनते हैं। उस मास्क की हंसी एकदम जमी हुई और खौफनाक थी, जिसने उस इंसान को जुल्म और ताकत का एक बेनाम चेहरा बना दिया था। उस बड़े घर के अंदर कमरों में अंधेरा छाया हुआ था। खिड़कियों से बस कालिक ही नजर आ रही थी। कहीं कोई रोशनी नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी। वो सूनापन ऐसा था जैसे उसे जानबूझकर बनाया गया हो, ताकि अंदर जो भी हो रहा है वो किसी को पता न चले। एक थाली में एक लंबी सफेद मोमबत्ती रखी थी, पर उसे किसी ने जलाया नहीं था। उसकी बाती एकदम अनछुई थी, जैसे यहाँ रोशनी की कोई जरूरत ही न हो। वो मोमबत्ती बस ये बता रही थी कि वहां का अंधेरा कितना गहरा और सोची समझी साजिश है। लकड़ी के फर्श पर एक लड़की बैठी थी, जिसकी पीठ ठंडी पत्थर की दीवार से टिकी थी। उसने अपने दोनों हाथ कसकर पकड़ रखे थे और ठंड की वजह से कांप रही थी।
उस खाली जगह में वो बेचारी बहुत छोटी और लाचार लग रही थी। वो जैसे आधी बेहोशी में थी। सिर इतना झुका हुआ था कि उसके बाल पर्दे की तरह उसके चेहरे पर गिरे थे। वो थकी हुई थी, या उसे कोई नशा दिया गया था, या शायद डर ने उसे तोड़ दिया था। उसे कुछ भी होश नहीं था। वो बस उस अंधेरे में डूबी हुई थी। अचानक उस नन्ही कैदी की बाईं आंख में एक अजीब सी चमक आई, बिल्कुल वैसी ही शैतानी रोशनी जैसी उस पुराने डिमन लिच की थी। वो चमक बस एक पल के लिए थी, पर साफ थी। ऐसा लगा जैसे किसी पुरानी और भूखी चीज ने एक आंख खोलकर बाहर देखा हो। वर्डाइन जंगल में भी रात बहुत भारी और डरावनी थी। पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे कोई गवाह हो। बस कहीं कहीं कुछ हल्की सी रोशनियां दिख रही थीं, जैसे कोई भटकती आत्माएं या लालटेन लेकर कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। एक मुसाफिर वहां रुका और जमीन पर देखा। कीचड़ और गिरे हुए पत्तों पर किसी बैलगाड़ी के पहियों के निशान थे। वे निशान काफी दूर तक सीधे जा रहे थे, जिससे लग रहा था कि कोई काफिला किसी खास मकसद से यहां से गुजरा है। निशानों की गहराई और चमक देखकर उस मुसाफिर ने अंदाजा लगाया कि ये काफिला करीब 3 दिन पहले यहां से निकला होगा। वे निशान एकदम नए तो नहीं थे, पर इतने पुराने भी नहीं थे कि मिट जाएं। इतने काफी थे कि जंगल को समझने वाला कोई भी उनका पीछा कर सके। वो मुसाफिर और कोई नहीं, स्पेशल टीम का नाइट यान था। उसे ये जानकारी मिलकर बड़ी तसल्ली हुई। रास्ता साफ था और उसे लग रहा था कि आखिरकार उसने उस इंसान को ढूंढ लिया है जिसे वो तलाश रहा था। उसका पूरा ध्यान अब बस उसी तरफ था। तभी उसका ध्यान किसी चीज ने खींचा, शायद कोई अजीब आवाज या हवा का रुख बदला। यान ने अपना सिर उठाया और बड़े गौर से ऊपर देखा। उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह अंधेरे को चीर रही थीं। जंगल भी जैसे उसे चुपचाप देख रहा हो। यान जब आगे के कदम सोच रहा था, तभी उसके पीछे खड़ी मोमोन चिढ़ गई और पूछने लगी कि ये ड्रामा और कितनी देर चलेगा। तब जाकर उसे अपनी साथी की याद आई, जैसे शिकार के चक्कर में वो बाकी सब भूल ही गया हो। उसने एक ठंडी सांस ली और उसे देखा। अंगड़ाई लेते हुए, जैसे वो अभी अभी सोकर उठी हो, मोमोन हवा में मजे से तैरने लगी और भटकने की शिकायत करने लगी। वो जानना चाहती थी कि वो आखिर कब तक ऐसे पागलों की तरह धूल मिट्टी और सायों का पीछा करता रहेगा। जादूगरनी शायद सपनों की दुनिया से अभी पूरी तरह बाहर नहीं आई थी। उसने सीधे पूछा कि क्या वे ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गए हैं, जैसे ये जंगल बस एक रास्ता हो। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए यान ने मोमोन को उस्ताद के दिए हुए मिशन की याद दिलाई। ये सुनते ही उसे सब याद आ गया। उन्हें एक लड़की को किडनैप करना था। ये काम उसे किसी मिशन से ज्यादा एक पाप जैसा लग रहा था। यान ने साफ किया कि वो कोई भी लड़की नहीं, बल्कि स्पेशल स्क्वाड के कप्तान की बेटी है। उसे इसलिए चुना गया क्योंकि वो कीमती है, इसलिए नहीं कि उसने कुछ गलत किया है। उसने माना कि उसे भी उम्मीद नहीं थी कि डेमियन उसे अचानक ऐसा कोई हुक्म देगा। मोमोन ये सुनकर काफी परेशान हो गई। वो सोचने लगी कि आखिर स्पेशल स्क्वाड का कोई बंदा इतना नीच काम कैसे कर सकता है। यान ने अंदाजा लगाया कि उस्ताद शायद उस लड़की के जरिए कप्तान पर दबाव डालना चाहता है, एक गंदा तरीका किसी को झुकाने का। मोमोन ने इसे साफ साफ एक गंदी राजनीति कहा, जहां बेगुनाह लोगों की जिंदगी का सौदा किया जाता है। उसे बहुत नफरत महसूस हुई, पर जंगल की खामोशी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। निशानों को गौर से देखते हुए यान ने सोचा कि ये काफिला इतना बड़ा था कि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। रास्ते पर काफी बोझ के निशान थे, पर वहां कोई अनुशासन नहीं दिख रहा था, बस जल्दबाजी थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि वहां कोई बड़ी सुरक्षा भी नहीं थी। ये बात उसे खटक रही थी।
कोई कीमती चीज ले जाई जा रही थी, पर सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं था। उस अंधेरे जंगल में यान को पक्का पता नहीं था कि वो कप्तान की बेटी का ही पीछा कर रहा है या नहीं। ये निशान किसी के भी हो सकते थे और ये शक उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। फिर भी उसे अंदर से लग रहा था कि वो सही दिशा में है। तभी अचानक यान को सामने कुछ रोशनियां दिखीं। वैसे तो रात के वक्त कोई इस जंगल में नहीं आता, पर वहां एक औरत और कुछ आदमी कंधे पर थैले लटकाए खड़े थे। उनके हाथों में लालटेन थी। उन्होंने बड़े प्यार से आवाज दी। उन्हें लगा कि यान और मोमोन रास्ता भटक गए हैं। उनकी ये हमदर्दी जरूरत से ज्यादा और बेवकूफी भरी लग रही थी। यान ने भी नाटक किया कि वो रास्ता भटक गया है। उस औरत ने इसे अपनी खुशकिस्मती बताया और उन्हें एक गांव की तरफ ले जाने लगी। वो बताने लगी कि जंगल इतना घना है कि लोग अक्सर रास्ता भूल जाते हैं। उसकी बातें मीठी थीं, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई रटारटाया संवाद बोल रही हो। फिर उस अजीब सी दिखने वाली औरत ने यान और उसके साथी को रात भर गांव में रुकने का न्योता दिया। ये दरियादिली कुछ ज्यादा ही थी और यान को ताज्जुब हुआ, इसलिए नहीं कि उसे उस पर यकीन था, बल्कि इसलिए कि उसे समझ आ गया कि ये एक जाल है। उस औरत ने कहा कि गांव बस थोड़ी ही दूर है। उसने वादा किया कि वहां रुकने और सोने के लिए अच्छी जगह मिल जाएगी। वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि यान को कोई शक न हो। पास ही खड़े 3 जवान लियोना का उत्साह देखकर आपस में मुस्कुराने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे यान का मजाक उड़ा रहे हों। लियोना भी उन पर भड़क गई, पर उसकी ये नाराजगी भी दिखावटी ही लग रही थी। यान ने लियोना की आंखों में आंखें डालकर उसे शुक्रिया कहा, पर उसके न्योते को बड़े प्यार से ठुकरा दिया। उसने बस इतना कहा कि वो उन्हें सही रास्ता दिखा दे। उसकी आवाज शांत थी पर इरादा पक्का। वो उनके गांव में कदम नहीं रखने वाला था। यान के मना करने पर वे आदमी लियोना पर फिर हंसने लगे। बेचारी लियोना को बुरा लगा और उसने उन्हें चुप रहने को कहा। अब उसकी आवाज में वो मिठास नहीं थी, बल्कि गुस्सा साफ दिख रहा था। यान एक सधे हुए शिकारी की तरह सब कुछ देख रहा था। उनकी हर मुस्कान, हर हरकत उसके दिमाग में दर्ज हो रही थी। उसे इन लोगों से मिलकर अच्छा नहीं लगा। उनका अंदाज और वक्त दोनों ही गलत थे, जैसे कोई नौसिखिया कलाकार नाटक कर रहा हो। लियोना ने अपने चेहरे पर एक मासूमियत लाते हुए यान को अपनी लालटेन देने की कोशिश की। उसने कहा कि जंगल में बहुत अंधेरा और खतरा है, इसलिए उसे रोशनी की जरूरत पड़ेगी। वो बहुत हमदर्द बनने का नाटक कर रही थी, पर उसकी नजरें कुछ और ही कह रही थीं। यान के चेहरे के भाव अचानक बदल गए, जैसे उसे उनकी चालाकी समझ आ गई हो। उसने ऐसा नाटक किया जैसे वो रिलैक्स हो गया है, पर असल में वो और भी चौकन्ना हो गया था। अब उसे सब कुछ साफ दिख रहा था। लियोना उस नाइट को देखती रही। उसके चेहरे पर अब थोड़ी शर्मिंदगी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब आगे क्या करे। वो अपनी चालाकी में फंस चुकी थी। तभी बिना किसी चेतावनी के यान ने अपनी एस्टेलन तलवार निकाली। उसने तलवार को बड़े जोर से घुमाया और एक ऐसा वार किया जिसने रात के सन्नाटे को चीर दिया। लियोना की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। वो हमदर्द बनने वाली औरत उसे ऐसे देख रही थी जैसे यान पागल हो गया हो। उसे यकीन ही नहीं था कि उसका भेष इतनी जल्दी पकड़ा जाएगा। यान का पहला वार बिजली जैसा तेज था। उसने उस लालटेन को हवा में ही काट दिया जो उसने उसे दी थी। लालटेन के 2 टुकड़े हो गए और उससे एक अजीब सी महक आने लगी। और अगले ही पल यान ने लियोना पर भी वैसा ही वार किया। उसके चेहरे पर वही डर का भाव जम गया, फटी हुई आंखें और रुकी हुई सांसें।
वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही सब खत्म हो गया। अपनी नई तलवार एलॉन के साथ यान ने उन लोगों से मुकाबला किया जिन्हें वो अपने लिए खतरा समझता था। उसने बिना किसी झिझक के हमला किया, क्योंकि उसकी दुनिया में दुश्मनों को दूसरा मौका नहीं मिलता, खासकर तब जब वे मीठी बातें कर रहे हों। जमीन पर कटी हुई लालटेन और वो मरी हुई औरत पड़ी थी। लियोना के एक साथी ने जोर से चीख मारी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इस नाइट ने क्या कर दिया। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई। वे आदमी चिल्लाने लगे कि उसने बेचारी लियोना को क्यों मार दिया और उसे कातिल कहने लगे। वे डर और गुस्से में पीछे हटने लगे, जैसे वे एकदम बेगुनाह हों। मोमोन भी भड़क गई और यान को पागल कहने लगी। उसे लगा कि वो बस मना करके आगे बढ़ सकता था, खून बहाने की क्या जरूरत थी। पर यान को लगा कि मोमोन अब भी नासमझ है और खतरों को नहीं समझती। यान ने उस टूटी हुई लालटेन की तरफ इशारा किया। वहां एक छोटा सा लाल पत्थर चमक रहा था, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। उसने मोमोन को दिखाया कि वो हमदर्दी के पीछे क्या छिपा था। उसने बताया कि ये एक धमाका करने वाला पत्थर है, जिसे खास तौर पर हत्यारे इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर मोमोन के होश उड़ गए। वो लालटेन कोई तोहफा नहीं, बल्कि एक बम था। यान के लिए ये सब एक नाटक जैसा था। उसे समझ आ गया कि ये लोग मामूली किसान नहीं, बल्कि सधे हुए कातिल हैं। उसने उन्हें उस्ताद कहकर बुलाया, क्योंकि वो उनकी असलियत पहचान चुका था। जब उन बदमाशों को लगा कि उनकी पोल खुल गई है, तो उन्होंने शराफत का चोला उतार फेंका। उन्होंने फौरन अपने खंजर निकाल लिए और यान को मारने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनके लिए वो गवाह सबसे बड़ा दुश्मन था जो उनकी हकीकत जान चुका था। अपराधी बिना सोचे समझे टूट पड़े और उन्होंने नाइट यान और उसकी साथी जादूगरनी मोमोन को चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही उन्होंने पहला हमला किया, उनकी तलवारें चमक उठीं। अंधेरे में हथियार चमक रहे थे। उन हत्यारों को पूरा भरोसा था कि वे इस लड़के का काम तमाम कर देंगे, क्योंकि वो बस चुपचाप खड़ा उन्हें अपने पास आते देख रहा था। एक डाकू बड़े घमंड के साथ आगे बढ़ा, जैसे उसे अपनी जीत का पूरा यकीन हो। उसने अपनी तलवार उठाई ताकि इस आसान शिकार को खत्म कर सके। सबको बड़ी हैरानी हुई कि यान न तो पीछे हटा और न ही डरा। वो एकदम शांत खड़ा रहा, जैसे इस लड़ाई से उसका कोई लेना देना ही न हो। फिर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आई, जैसे कोई दरवाजा जोर से बंद हुआ हो। जब उसने अपनी शिकारी आंखें पूरी तरह खोलीं, तो उन बदमाशों की किस्मत का फैसला हो चुका था। ब्लैक वुल्फ की अपनी पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए यान ने बड़ी फुर्ती दिखाई। उसने बचाव को हमले में बदल दिया और एक एक करके उन हमलावरों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। घने जंगल के बीच एक बड़े से घर के पास दो आदमी दबी आवाज में बात कर रहे थे। उनमें से एक तो ये सुनकर सन्न रह गया कि उसकी पूरी टीम का सफाया हो गया है। संदेशवाहक के पास अब कोई बहाना नहीं था। जब उससे पूछा गया कि दुश्मन कितने थे, तो उसने बस एक शब्द कहा, एक। ये सुनते ही उसके मालिक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बॉस को यकीन ही नहीं हो रहा था, एक अकेला आदमी पूरी टीम को कैसे खत्म कर सकता है। पर खबर देने वाले ने साफ कहा कि उस लड़के को उनके सारे तरीके और राज पता थे, जैसे वो पहले से उनका इंतजार कर रहा हो। सब कुछ चुपचाप सुन रहे शार्क ने फौरन अंदाजा लगा लिया, ये जरूर मेन यूनिट का कोई खास बंदा है, जिसे उनके जैसों का शिकार करने की ट्रेनिंग दी गई है। शार्क ने गुस्से में पूछा कि वो अभी कहाँ है। उसके आदमी ने कसम खाकर कहा कि वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, अभी भी चौथे डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही होगा। शार्क को पता भी नहीं था कि चीफ इंस्ट्रक्टर के पास ऐसा कोई पालतू कुत्ता है।
उसने फौरन दूसरी टीम को जंगल में जाने का हुक्म दिया और पहली टीम को वहीं रुककर पहरा देने को कहा। खबर देने वाला जैसे ही जाने लगा, उसने दबी आवाज में कहा कि वो अब अपनी बेटी की हिफाजत करेगा, क्योंकि उसे अब खतरा बहुत करीब लग रहा था। पर शार्क ने उसे हाथ के इशारा से रोक दिया और ठंडी नजरों से देखते हुए कहा कि अब तुम आराम करो। उसकी आवाज में कुछ अजीब सी खामोशी थी। आराम सोने वाला नहीं, बल्कि मौत की नींद वाला। शार्क ने पीछे से खंजर निकाला ताकि उसका काम तमाम कर सके, पर आखिरी पल में उस आदमी को आभास हो गया। वो बदमाश ऐसे देख रहा था जैसे उसे अपनी जीत का पूरा यकीन हो, पर उसकी वो बेजान नजरें बस एक दिखावा थीं ताकि वो अपनी असली चाल छिपा सके। अगले ही पल ब्लैक वुल्फ ने वार किया। उसने शार्क के हाथ को बुरी तरह जकड़ लिया, इससे पहले कि वो अपना वार पूरा कर पाता। मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी जगह दर्द भरी चीख आ गई। शार्क का हाथ जख्मी हो गया था। उसने जादू से खंजर को गायब करने की कोशिश की ताकि दुश्मन के हाथ कुछ न लगे। सामने खड़े आदमी को पता था कि खंजर पर जहर लगा है। हत्यारे कभी साफ हथियार नहीं रखते, पर फिर भी उसने खतरा मोल लिया और खंजर छीन लिया। शार्क बस उसे टकटकी लगाए देखता रहा। सामने वाले आदमी ने बड़े शांत भाव से, जैसे कुछ हुआ ही न हो, एक और सवाल पूछने की इजाजत मांगी। अपनी हल्की सी मुस्कान के साथ उसने शार्क की हर हरकत पर नजर रखी। वो उसके हर इशारे को ऐसे समझ रहा था जैसे कोई पुरानी किताब पढ़ रहा हो। उसने अपना चोगा और हैट उतार फेंका और अपना असली चेहरा दिखाया। वो नाइट यान था। उसने सीधे पूछा, कप्तान की बेटी कहाँ है? शार्क चिल्लाया कि एक कदम भी आगे मत बढ़ना। उसे ताज्जुब हुआ कि कोई और मदद के लिए क्यों नहीं आया। पर यान टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि अब वहां कोई बचा ही नहीं था। वहां अब एक भी गार्ड नहीं बचा था, न कोनों में न दरवाजों के पीछे, क्योंकि यान ने चुपचाप सबका सफाया कर दिया था। हर तरफ लाशें बिछी थीं, एक दीवार के पास, दूसरी जमीन पर और तीसरी तो छत से लटकी हुई थी। घर में मौत का सन्नाटा पसरा था। शार्क को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक अकेला लड़का कैसे सबको ऐसे खत्म कर सकता है। शार्क को वो लड़का किसी खौफनाक शैतान जैसा लग रहा था, जिसके शरीर से आग की लपटें निकल रही हों। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसी के पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है। डर के मारे शार्क गिड़गिड़ाने लगा और सब कुछ बताने का वादा किया। यान ने फिर वही सवाल दोहराया, कप्तान की बेटी कहाँ है? जवाब सुनकर यान भी हैरान रह गया। वो लड़की वहां थी ही नहीं। उसे शक हुआ और उसने शार्क को धमकी दी कि अगर झूठ बोला तो खैर नहीं। कांपते हुए शार्क ने कहा कि कप्तान की बेटी यहाँ नहीं है, यहाँ तो बस टेस्ट सब्जेक्ट्स को रखा जाता है। शार्क अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि नाइट यान ने एक ऐसा वार किया जिससे उसका खेल वहीं खत्म हो गया। यान ने उसे गिरते हुए बड़े ठंडे भाव से देखा। शार्क की लाश के पास खड़े होकर उसने उन पाबंदियों की बात की जो फौजियों पर लगाई जाती हैं ताकि वे चुप रहें। अब यान का गुस्सा उन अफसरों पर था जो इन पाबंदियों को सब कुछ समझते थे। उन्हें लगा कि यहाँ कुछ बहुत जरूरी छिपाया गया है। हाथ बांधे खड़े यान के दिमाग में टेस्ट सब्जेक्ट्स शब्द गूंज रहा था। उसे यकीन हो गया कि वे किसी बेटी की नहीं, बल्कि किसी और काली सच्चाई की रखवाली कर रहे थे। उसके सामने वो बड़ा सा घर खड़ा था, जिसकी परछाई चांदनी को भी निगल रही थी। वो सोच रहा था कि इन दीवारों के पीछे और क्या क्या राज दफन हैं। अंदर उसे मजबूत दरवाजे मिले, जो खास तौर पर किसी को कैद करने के लिए बनाए गए थे। ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उनके पीछे कौन तड़प रहा होगा। बड़ी बड़ी खिड़कियों से बाहर का नजारा बहुत सुंदर दिख रहा था, एकदम शांत।
पर अंदर की हिंसा और राज कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। नाइट यान उस लंबे गलियारे में आगे बढ़ा। वो हर दरवाजे और खिड़की को गौर से देख रहा था, जैसे वो हर कमरे को फतह करने निकला हो। आखिरकार गलियारे के अंत में एक काला दरवाजा दिखा, जिसके बीच से रोशनी की हल्की किरणें बाहर आ रही थीं, जैसे अंदर कुछ चल रहा हो। जल्द ही यान एक बड़े से हॉल में पहुंचा। वहां की सजावट बहुत महंगी थी, पर वहां से बुराई की बू आ रही थी। उसने पूरे कमरे को शक भरी नजरों से देखा। वहां की खामोशी ऐसी थी जैसे किसी जाल के बिछने से पहले होती है। तभी उसे रस्सी से बंधा हुआ एक साया दिखा, जो दीवार के सहारे टिका हुआ था। पहली नजर में तो वो बेजान लगा, पर वो जिंदा था। यान ने गौर से देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसे समझ आ गया कि मामला क्या है। वहां एक छोटी सी बच्ची जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उसके पैरों के पास एक जादुई निशान चमक रहा था, जिसने उसे वहां कैद कर रखा था। दीवार पर भी वैसे ही अजीब निशान बने थे। यान को उन लोगों पर बहुत गुस्सा आया जिन्होंने एक मासूम के साथ ऐसा किया। उस लड़की के पैर इतनी बेरहमी से बंधे थे कि वो हिल भी नहीं सकती थी। ये देखकर यान की नफरत और बढ़ गई। उसने फौरन उसे आजाद करने का फैसला किया। उसने एक जादुई मंत्र पढ़ा और अपनी शक्ति से उन जंजीरों को काट दिया। जैसे ही वो ढीली पड़ी, यान ने उसे थाम लिया ताकि वो जमीन पर न गिर जाए। उसे सहारा देते हुए यान ने उसे जगाने की कोशिश की। वो उसकी हालत देखकर बहुत फिक्रमंद था। आखिरकार वो धीरे धीरे होश में आने लगी, पर उसकी आंखों पर अब भी पट्टियां बंधी थीं। वो यान की बाहों में कांप रही थी। यान ने थोड़ा झुककर गौर से देखा तो उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। उस लड़की के नैननक्ष, उसके होठों की बनावट, यहाँ तक कि उसकी भौहों की लकीर भी उसकी किसी पुरानी याद को ताज़ा कर रही थी, जिसे वो ठीक से याद नहीं कर पा रहा था। उस काबिल नाइट ने बड़ी सावधानी से उन पट्टियों को हटाया जो उस लड़की की आंखों को ढके हुए थीं। साथ ही उसके दिमाग में पुराने चेहरे और पुरानी मुलाकातें घूमने लगीं। वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने इसे पहले कहा और कब देखा है। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। वो कांप रही थी और उसकी आंखों में साफ डर और खौफ दिख रहा था। उसने उस बड़े कमरे, अपने बंधे हुए हाथ पैर और हवा में फैली खून की गंध, सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख लिया। अचानक एक अजीब सी रोशनी कमरे में किसी भाले की तरह चमकी और यान एक चीख के साथ पीछे जा गिरा। उस ताकत का झटका इतना जोरदार था कि ऐसा लगा जैसे हवा ही हिंसक हो गई हो। दर्द से उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने अपने दांत भींच लिए। उसे ऊर्जा के एक ऐसे भारी दबाव को झेलना पड़ा जो किसी पहाड़ की तरह उसे दबा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट जाएगा और हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी। आखिरकार बड़ी मुश्किल और जिद्दीपन के साथ वो खुद को घसीटते हुए खड़ा हुआ। जमीन पर उसके जूतों के रगड़ने की आवाज आई। वो संभल कर खड़ा हुआ और अपने सामने मौजूद उस खौफनाक ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगा। बेड़ियों से आजाद होकर वो लड़की जमीन से ऊपर उठी, जैसे गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया हो। वो हवा में तैरते हुए यान की तरफ बढ़ने लगी। यान इस मंजर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपशकुन सामने आ गया हो। यान की नजरें उस लड़की पर टिकी थीं और उसकी यादें गहराई से बाहर आने लगीं। अगर वो गलत नहीं था तो उसने ये चेहरा पहले भी देखा था। इस जन्म में नहीं, बल्कि पिछले जन्म की धुंधली यादों में। वो इस महाद्वीप की 3 सबसे बड़ी आपदाओं में से एक थी, एक ऐसा वजूद जो इतनी तबाही मचा सकता था कि बड़े बड़े नाइट भी उसे रोक नहीं पाए। यान को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी भयानक चीज इस जंगल के घर में छिपकर क्या कर रही है। जैसे ही सारी कड़ियां जुड़ी,
सच उसके सामने था। ये हवा में तैरती लड़की विच ऑफ सेपरेशन थी, वही आफत जिसके बारे में लोग डर के मारे फुसफुसाते थे और जिसे सिर्फ वही याद रख पाए जो जिंदा बचे। अपनी शुरुआत से ही काबालन साम्राज्य ने सुपरह्यूमन्स और ताकतवर योद्धाओं को अपने झंडे तले इकट्ठा किया था और उन्हें अपना हथियार बनाया था। लेकिन बड़े से बड़ा सुपरह्यूमन भी अगर उसका घमंड हटा दिया जाए तो आखिर में एक इंसान ही होता है। और इस दुनिया में कुछ आफतें ऐसी भी हैं जो इंसानी पहुंच से बिल्कुल बाहर हैं। कहते हैं पहली आफत एक ऐसी आग थी जो कभी नहीं बुझती, एक जलती हुई बर्बादी जो शहरों के साथ साथ उम्मीदों को भी निगल जाती थी। दूसरी आफत योद्धाओं के लिए साक्षात निराशा जैसी थी, जो सिर्फ उन्हीं के सामने आती थी जो उससे आमने सामने मिलते थे। एक ऐसी मुलाकात जो हिम्मत तोड़ देती थी और अच्छे खासे योद्धाओं को भी थर-थर कपा देती थी। और फिर आई तीसरी आफत, इतनी खतरनाक कि खुद सम्राट ने सीधे आदेश दिए थे, इसके पास मत जाना, इसे उकसाना मत और अपनी जिज्ञासा के चक्कर में अपनी मौत को बुलावा मत देना। एक बार जब एक बख्तरबंद नाइट ने उस आफत पर हमला करने की इजाजत मांगी तो उस जीव ने बड़े आराम से सिर कलम करने की धमकी दी, जैसे कोई मौसम की बात कर रहा हो। वो नाइट अपनी ताकत के नशे में चूर होकर फिर भी आगे बढ़ा और उसे बुरी तरह कुचल दिया गया। उसका शरीर टूट गया और उसकी चमचमाती तलवार मुड़कर कबाड़ बन गई, जैसे कोई बेकार सा टिन का टुकड़ा हो। पहाड़, समुद्र, किले, रास्ते में जो भी आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उस आफत के आसपास की हर चीज मलबे में बदल गई, जैसे पूरी दुनिया को बेलकर चपटा कर दिया गया हो। सुपरह्यूमन्स का भी यही हाल हुआ। लोग उसे इसी नाम से जानते थे और अब यान उस लड़की के सामने खड़ा था जो उसी खौफनाक कहानी का हिस्सा थी। वो काफी उलझन में था क्योंकि ये विच ऑफ सेपरेशन कहानियों के किसी डरावने सपने जैसी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। उसे वाकई समझ नहीं आ रहा था कि ये तीसरी आफत, ये डायन, यहाँ जंगल के एक कोठी में कैदियों की तरह छिपकर क्यों रखी गई है। लेकिन अब रास्ता साफ हो रहा था। स्पेशल स्क्वाड कैप्टन की बेटी को ढूंढते हुए यान को ये विच ऑफ सेपरेशन मिल गई थी। इसका मतलब था कि लापता लड़की की बात सिर्फ एक बहाना थी ताकि किसी बहुत ही काली करतूत को छिपाया जा सके। उसे फौरन वो हद से ज्यादा गोपनीयता याद आई, कैसे स्क्वाड के लोग चेहरा छिपाने के लिए हुड पहनते थे, कोई भी साफ साफ बात नहीं करता था। यहाँ तक कि एक नजर डालना भी ऐसा लगता था जैसे किसी की निगरानी में हो। और मरने से पहले स्पेशल यूनिट की सेक्रेटरी अकुला ने एक बात कही थी, टेस्ट सब्जेक्ट्स। ये शब्द अब यान के दिमाग में जहर की तरह साफ गूंज रहे थे। फिर उसे कड़वा सच समझ आया, कैप्टन अपनी बेटी को छिपा नहीं रहा था, वो तो एक विच बना रहा था, सेपरेशन विच को खुद तैयार कर रहा था। ये ड्रैगन फैंग नाइट के प्रोजेक्ट का जवाब देने के लिए बनाया गया एक हथियार था, एक हथियार को काटने के लिए दूसरा हथियार। लेकिन क्योंकि वो उस विच का एक उल्टा और अस्थिर रूप थी, इसका मतलब था कि वो शुरू से ही उसे कंट्रोल करने में नाकाम रहे थे। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, फिर भी यान को खतरे की आहट महसूस हो रही थी। अगर उसने जानबूझकर आंखें खोल दी तो ये घर, ये जंगल और यान की जिंदगी सब एक पल में खत्म हो सकता था। और अगले ही पल वो डर हकीकत में बदल गया। हवा में एक कड़वाहट और खतरा भर गया और उसके बाद जो हुआ उसने यान की अंतरात्मा को झकझोर दिया, क्योंकि हालात अब पूरी तरह से बिगड़ चुके थे। विच ऑफ सेपरेशन के सामने हिचकिचाने का मतलब था मौत, उसे पहले हमला करना था। यान ने अपनी तलवार निकाली और पूरी रफ्तार और जान से मारने के इरादे के साथ आगे बढ़ा। लेकिन उस लड़की ने उसे डरी हुई और उलझन भरी आंखों से देखा और फिर एक धीमी, कांपती हुई आवाज में माफी मांगी, ये पूछते हुए कि क्या उसने फिर से कुछ गलत कर दिया है, जैसे उसे सजा के अलावा और कुछ पता ही न हो। जब उसने बड़ी मासूमियत और घबराहट में पूछा कि क्या किसी को चोट लगी है, तो यान हमले के बीच में ही ठिठक गया।
उसकी तलवार रुक गई और इस उलझन ने उसके जोश को एकदम से ठंडा कर दिया। वो उसे बड़ी हैरानी से देखता रहा। वो कहानियों वाली खौफनाक इमेज और अपने सामने खड़ी इस मासूम सी लड़की के बीच तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने खड़ी ये आफत इतनी इंसानी कैसे लग रही है। उसने ये नहीं बताया कि डर के मारे उसने क्या महसूस किया, बल्कि उसका सारा ध्यान यान पर था। उसे चिंता थी कि कहीं यान को चोट तो नहीं लगी। यान ने उसे जल्दी से दिलासा दिया और उसे नरमी से एक तरफ कर दिया, जैसे वो उसे अपनी ही तलवार से बचा रहा हो। उसकी आंखें बेबसी में यहाँ वहाँ देख रही थीं। वो डरी हुई थी और समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। यान उसकी घबराहट और मासूमियत देखकर समझ गया कि वो कोई नाटक नहीं कर रही थी। उसकी ये उलझन और नरमी बिल्कुल सच थी। यान उसे गौर से देखते हुए इस सच को तौलने लगा। हर कहानी के हिसाब से वो एक भयानक आफत थी जिसने पूरे महाद्वीप को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा वजूद जिसकी मौजूदगी भर से जंग का नक्शा बदल जाता था। लेकिन अभी वो एक उदास और फिक्रमंद चेहरे वाली मामूली सी लड़की लग रही थी। इसी विरोधाभास ने उस काबिल नाइट के दिमाग में एक आइडिया पैदा किया, बिना उसे गुस्सा दिलाए विच ऑफ सेपरेशन को अपने साथ मिलाने का प्लान। अगर ये काम कर गया तो यान के हाथ एक ऐसा तुरुप का इक्का लगेगा जिसका कोई मुकाबला नहीं होगा। एक ऐसी ताकत जो सबके सामने होकर भी छिपी होगी और आने वाली हर लड़ाई का रुख बदल देगी। लेकिन उसने अभी अभी वो ताकत महसूस की थी जिसे सम्राट भी काबू नहीं कर पाया था, और उसके मन में शक पैदा हुआ, क्या उसने वाकई हार मान ली है, या ये शांति सिर्फ एक ऊपरी परत है जो किसी भी पल फट सकती है। सच तो ये था कि यान के हाथ में एक जहरीला प्याला था। एक घूंट उसे बेहिसाब ताकत दे सकता था और अगला ही घूंट मौत, जिसका आज के दौर में कोई इलाज नहीं था। खतरा बहुत बड़ा था और वक्त बहुत कम। अगर वो तबाही को रोकने के लिए उस लड़की को खत्म करने का फैसला करता तो उसे तुरंत कुछ करना होता, इससे पहले कि उसकी हिचकिचाहट उसे ही भारी पड़ जाए। जब यान अपने अगले कदम के बारे में सोच ही रहा था, तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज ने उसे डरपोक कहा और पूछा कि वो क्या सोच रहा है जबकि सामने इतना बड़ा खतरा खड़ा है। वो जादूगरनी मोमोन थी जो हवा में उल्टी लटकी हुई थी, जैसे दुनिया के कायदे कानून उसके लिए कुछ भी न हो। उसने बड़ी बेबाकी से सलाह दी कि यान को बस उस विच ऑफ सेपरेशन को अपने साथ ले जाना चाहिए। मोमोन के लिए कहना आसान था, ऐसी ताकत को कोई भी काबू नहीं कर सकता था। और यान को एक और बुरी बात समझ आई, शायद वो लड़की खुद भी अपनी ताकत को कंट्रोल नहीं कर सकती थी, यानी एक भी गलत कदम उन दोनों को खत्म कर सकता था। जब मोमोन ताकत को अपनाने और उसे अपने वश में करने की बात कर रही थी, तब वो लड़की चुपचाप सुन रही थी। यान ने मोमोन के सामने अपनी शंका जाहिर की, क्योंकि किसी आफत को काबू करना कोई मामूली मुकाबला जीतने जैसा नहीं था। मोमोन ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया और भुलक्कड़ यान को याद दिलाया कि वो आखिर है कौन, काले जादू की वो माहिर जिसके हुनर से सम्राट भी थर्राते थे। जादूगरी में भी कायदे और तर्क ढूंढते हुए मोमोन ने बात को नए तरीके से रखा। उसने यान से कहा कि वो ये न सोचे कि वो एक मामूली सी लड़की को नहीं संभाल सकती, क्योंकि अगर सही तरीके से बांधा जाए तो तबाही के भी अपने तरीके होते हैं। जब मोमोन ने समझाया कि उस विच की ताकत दर्द के जवाब में फूटती है, दुख से पैदा होने वाला एक अनचाहा धमाका, तब जाकर यान को उस अचानक उठी रोशनी और भारी दबाव के पीछे की वजह समझ आई। अगर वे उस लड़की को दर्द से बचा सकें और उन हालातों को समझ सकें जिनसे उसकी ताकत जागती है, तो समाधान आसान हो जाएगा। मोमोन का जादू वो काम कर सकता था जो कोई ताकत कभी नहीं कर सकती थी।
हवा में एक जादुई निशान बनाते हुए मोमोन ने अपनी जरूरत की चीजें बुलाना शुरू किया। एक जादुई चमक वाली अंगूठी, एक हार और एक कंगन, जिन्हें दिमाग को काबू में रखने के लिए बनाया गया था। इन चीजों की मदद से विच ऑफ सेपरेशन को काबू करना मुमकिन होना चाहिए था। एक के बाद एक कंट्रोल की परतें चढ़ाकर उस आफत की ताकत को शांति और अनुशासन के पीछे कैद किया जा सकता था। यान अपने हाथों में उन छोटी छोटी अंगूठियों को घुमाकर देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी नाजुक चीजें उसे रोक पाएंगी, जिससे सम्राट भी डरते थे। लेकिन मोमोन ने दिखाया कि छोटे औजारों को भी खतरनाक तरीके से असरदार बनाया जा सकता है। फिर भी यान अपनी हैरानी नहीं छिपा सका। मोमोन किसी दूसरे का इतना बड़ा श्राप झेलने में मदद कर सकती थी, और फिर भी वो खुद बिल्कुल वैसी ही रही, शांत और पेशेवर, जैसे ये जादू उसके लिए बस एक मामूली सा काम हो। कुछ लोग जादू को चमत्कार मानते हैं, जैसे ये ऊपर वाले का कोई तोहफा हो, पर ये सोच सच से कोसों दूर है। जादूगर किसी करिश्मे की दुआ नहीं मांगते, वे तो हकीकत को चीरते हैं, दुनिया की छिपी हुई बनावट को टटोलते हैं, ताकि नई चीजों को जबरदस्ती वजूद में ला सकें। मगर उस लड़की की ताकत न तो कुदरती है और न ही ये मना से पैदा हुई है। वो लड़की जादू के हर जाने माने नियम से परे है, और मोमोन जो कायदे कानूनों को किसी धर्मग्रंथ की तरह मानती है, वो इतनी बड़ी और खौफनाक चीज को कभी नजरअंदाज नहीं करेगी।